कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी। कोशिका यानी कि सेल। कोशिका जीवन की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई होती है और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु में पाई जाती है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ हम इसके इतिहास के बारे में हम आपको बता दें। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1665 ईस्वी में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। ये अपने चेयर पर बैठे थे और सुबह सुबह की बात थी। इन्होंने अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्क के पतले टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ संरचनाएं देख ली थी। रॉबर्ट हुक ने इन संरचनाओं को अपनी संस्था में बताया और फिर से इनके ऊपर रिसर्च करने लगे। यद्यपि ये मृत कोशिकाएं थी, परंतु हुक ने जीवन की आधारभूत संरचनात्मक इकाई की खोज कर ली थी। इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक माना जाता है। फ्रेंड्स, हमारे पास ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट है, ना ही हमारे पास कोई अच्छे से स्टूडियो है। हम अपने वीडियो को ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे चलते हैं, आगे क्या क्या है। ठीक है, इस प्रकार से महोदय रॉबर्ट हुक ने कोशिका की संरचनात्मक इकाई की खोज कर ली थी। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। सबसे लंबी कोशिका किस चीज़ की होती है? तंत्रिका तंत्र की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, एक कौन सी और एक यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। चलो, इन सबको बताने से पहले एक बार हम कोशिका सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सेल थ्योरी क्या है? ठीक है, सेल थ्योरी क्या है, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। 1839 में, करीब 1839 में जर्मन के एक वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक जिसको J.M. स्लाइडेन भी कहते हैं, तथा जंतु विज्ञानी थियोडोर स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का शरीर एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होता है। ठीक है, मतलब इन्होंने ये बता दिया कि कोशिकाएं जो है जीवन की एक इकाई है। मतलब एक सबसे छोटी इकाई जीवन की क्या होती है? कोशिकाएं। 1855 में जर्मन वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो ने कोशिकाओं की उत्पत्ति के विषय में एक मत प्रस्तुत किया। ठीक है, उन्होंने भी यही बताया जो थियोडोर स्वान और M.J. स्लाइडेन ने बताया था। और उन्होंने इसके कुछ अपवाद भी बताए कि कुछ ऐसे भी अपवाद हैं जो कोशिकाओं से जिनका जीवन नहीं उत्पन्न होता है। उन्होंने इसमें बताया कि विषाणु बताया, वायराइड बताया, प्रियान, लाल रुधिर कणिकाएँ, ये इस प्रकार से उन्होंने कुछ का नाम लिया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर होता है। ठीक है फ्रेंड, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विशेषता प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, आप इन तीनों को देखते रहिए, हम बताते चलेंगे। कोशिका भित्ति, यह प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं सेल्यूलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका इसमें अनुपस्थित होता है और इसमें उपस्थित होता है। राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, ये 80S प्रकार का होता है। गाल्जी काय अनुपस्थित होता है और इसमें उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है और इसमें उपस्थित होता है। इस प्रकार से आप लाइसोसोम को देख सकते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। DNA इसमें एकल सूत्री होता है, इसमें द्विसूत्री होता है। कोशिका विभाजन इसमें विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है, इसमें अर्धसूत्री तथा समसूत्री द्वारा होता है। अब हम एक एक इसमें से एक एक को समझेंगे। कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अब हम कोशिका के मुख्य भाग, जिसमें सबसे पहले है कोशिका भित्ति, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल्स भी कहते हैं। यह पादप कोशिकाएं एवं जीवाणुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, अगला हम देखेंगे कोशिका झिल्ली, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, कोशिका के सभी अंग कोशिका झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। यह एक अर्धपारिगम झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर एवं बाहर वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रद्रव्य जालिका की। ठीक है, अब हम बात करेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका की। अंतःप्रद्रव्य जालिका केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका कला से संबंध होती है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? इनका मुख्य कार्य उन सभी वसाओं तथा प्रोटीन का संचरण करना है जो कि कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। अब हम राइबोसोम की बात करेंगे। राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के लिए स्थान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं
यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। 1890 में अल्टमान ने कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख किया था, किंतु इसे बायोप्लास्ट का नाम दिया। सर्वप्रथम सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। हमने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया, सी बेंडा ने, और यह कोशिका का श्वसन स्थल है और इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। आगे फ्रेंड्स देखते हैं गोल्जी कॉय। आगे क्या है, गोल्जी कॉय। इसकी खोज केमिनो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में किया था। इसकी खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में किया था। गोल्जी कॉय को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। पौधों में इसे डिटियोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब याद रखिएगा आप। अब कोशिकीय श्रवण। गोल्जी कॉय के प्रमुख कार्य हम आपको बताते हैं। जैव कलाओं का रूपांतरण करता है, हार्मोन तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, एक्रोसोम का निर्माण करता है, ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। फ्रेंड्स, हमने आपको पहले ही बता दिया था, हमारे पास प्रोजेक्टर वगैरह नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें। अब है लाइसोसोम। वर्ष 1995 में लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने किया था। कब किया था, 1955 में। लाइसोसोम का मुख्य कार्य वाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी में ही कोशिकाओं का मृत्यु होता है। ठीक है, इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब तारक काय या सेंट्रोसोम की बात करेंगे। सेंट्रोसोम की खोज एडवर्ड वान बेन ने 1883 ईस्वी में किया था, जबकि इसका नामकरण टी बावेरी ने 1888 में किया था। तारक काय मात्र जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है। अब हम लवक और प्लास्टिड की बात करेंगे। ठीक है, लवक की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रायः लवक पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में अब हम हरित लवक की बात करेंगे। हरित लवक में पर्णहरित नामक हरे रंग का एक वर्णन पाया जाता है, जिससे पौधों के पत्ते किस रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे जंतु कोशिकाओं में अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसमें लवक उपस्थित होता है, इसमें लवक अनुपस्थित होता है। तारक काय अनुपस्थित होता है, किंतु शैवालों और कवकों आदि में तारक काय पाया जाता है। तारक काय उपस्थित होता है या कोशिका विभाजन में सहायक होता है। पूर्ण विकसित कोशिका के मध्य प्रायः एक बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है। रिक्तिका अनुपस्थित होती है या तो छोटी होती है। कोशिका विभाजन में कोशिका के मध्य रेखीय भाग में एक पट्ट निर्मित होते हैं। कोशिकीय विभाजन में कोशिका कला के अंतर्वलन द्वारा दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम वर्णी लवक या क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। वर्णी लवक हरे रंग को छोड़कर अन्य कई रंगों जैसे लाल, पीले, नारंगी आदि रंगों के बने होते हैं या पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति आदि की निर्माण करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स, अपना ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।